वेलकम दोस्तों, एक बार फिर मैं मनोज पवार वाणी क्लास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि संसद का टॉपिक हमारा चल रहा था, जिसके अंदर 3 वीडियोस आ चुके हैं पूर्व में। आज का प्रयास यही है कि एक ही वीडियो के अंदर पूरे टॉपिक को हम क्लियर कर लें, क्योंकि जो लास्ट वीडियो हमने बनाया था राज्यसभा और लोकसभा को देखा था। आज हम देखेंगे कार्यपालिका से संबंधित संघ की कार्यपालिका और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो टॉपिक रहेगा हमारा मंत्री परिषद, और साथ में इंक्लूड करेंगे हम प्रधानमंत्री को। इन दोनों विषयों को हम इस एक वीडियो के अंदर ही समावेशित करने का प्रयास हमारा रहेगा। देखिएगा, मंत्री परिषद, मंत्री परिषद और मंत्री परिषद कौन सी मंत्री परिषद? क्योंकि मंत्री परिषद केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर होती है। यहाँ हमारी बात हो रही है संघ मंत्री परिषद की, क्योंकि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो संघ से रिलेटेड है, यानी केंद्र सरकार से। चलिएगा, मंत्री परिषद क्या है और मंत्री परिषद के संदर्भ में कौन कौन से यहाँ प्रावधान है, अनुच्छेद कौन कौन से रहेंगे, और मंत्री परिषद से रिलेटेड जो भी फैक्ट रहेंगे जहाँ से प्रश्न बन सकता है, संभावना रहती है, उन सभी तथ्यों को छूने का प्रयास। चलिएगा, सबसे पहले बात करूंगा मैं अनुच्छेद 74 की, 74 की। देखिएगा, यही वो अनुच्छेद है, पहले एक बार इसको समझ लेते हैं। यही वो अनुच्छेद है जो कि कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के हाथ में देती है। यानी इस अनुच्छेद में व्यवस्था क्या है? तो इस अनुच्छेद में व्यवस्था है कि कार्यपालिका में राष्ट्रपति जो वास्तविक कार्यपालिका है उसे सहयोग और सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी, यानी एक मंत्री परिषद होगी, और इस मंत्री परिषद का मुखिया जो है वो होगा प्रधानमंत्री। ये बात कही जाती है अनुच्छेद 74 के अंदर। मुखिया कौन है? प्रधानमंत्री। यानी एक मंत्री परिषद होगी जो कि राष्ट्रपति को सलाह देगी। और देखिएगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यही वो अनुच्छेद है जो मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री को वास्तविक कार्यपालिका बनाता है। तो वो कैसे? यहां एक शब्द आता है सहयोग के लिए सलाह। मूल संविधान में ये शब्द सलाह ही था, लेकिन देखिएगा, बात करूंगा मैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान, यानी कि 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसका संबंध है तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से। तो उन्होंने इस सलाह शब्द को विशेष महत्व दिया और इस सलाह को बना दिया बाध्यकारी। ये सलाह कैसी बना दी गई? बाध्यकारी बना दी गई। यानी कि अनुच्छेद 74 में दी जाने वाली सलाह बाध्यकारी है, यानी राष्ट्रपति को मानना ही मानना है। चलिएगा, इसी संदर्भ में एक और संशोधन जो इसके अगेंस्ट में आता है अक्सर, 42वां संविधान संशोधन 1978, जिसका संबंध है पहली गैर कांग्रेसी सरकार, यानी मोरारजी देसाई की सरकार। तो मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्री काल में 44वां संविधान संशोधन 1978, ये इसी व्यवस्था को थोड़ा सा बदलते हैं, और बदल करके इसको क्या नया रूप दिया जाता है? इसे बदल करके ये रूप दिया जाता है कि प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद द्वारा जो सलाह राष्ट्रपति को दी गई है, उस सलाह को एक बार पुनर्विचार हेतु भेजा जा सकता है। यानी कि राष्ट्रपति को ये अधिकार है, ये सलाह जो बाध्यकारी है, ये अगर राष्ट्रपति संतुष्ट नहीं है तो एक बार पुनर्विचार के लिए कम से कम भेज सकता है। 44वां संविधान संशोधन कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 74। चलिएगा, अगली बात करूंगा मैं अनुच्छेद 75 की, 75। और जैसे कि एक प्रधानमंत्री होगा, मंत्री परिषद होगी, वो तो बात हो गई हमारी क्लियर। अब अनुच्छेद 75 क्या कहता है? अनुच्छेद 75 कहता है नियुक्तियों की बात, जिसमें मूल रूप से प्रधानमंत्री की नियुक्ति। प्रधानमंत्री यहाँ पहले इसलिए बताया मैंने, पढ़ा मैं मंत्री परिषद रहा हूं, लेकिन नियुक्ति किसकी होगी? पहले प्रधानमंत्री की, और इस प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्ति की जाएगी मंत्रियों की। और ये नियुक्ति करेगा कौन? प्रधानमंत्री। और मंत्रियों की नियुक्ति करेगा कौन? तो राष्ट्रपति द्वारा मंत्री परिषद या मंत्रियों की तथा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। अब बात करेंगे कि और क्या व्यवस्था है इस अनुच्छेद 75 के अंदर। अनुच्छेद 75 ही कहता है नियुक्ति के बाद में शपथ। नियुक्ति हो गई, उसके बाद में शपथ। तो मंत्रियों को और प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलवाता है? तो देश का राष्ट्रपति। देखिएगा, यहां एक चीज क्लियर कर लीजिए,
राष्ट्रपति का संबंध मंत्रिपरिषद के साथ कि मंत्रिपरिषद को या मंत्रियों को, प्रधानमंत्री को नियुक्ति कौन देता है, तो राष्ट्रपति। उन्हें पद की और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। और साथ ही साथ में अगर ये मंत्री या प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र देना चाहे तो वो त्याग पत्र किसे देंगे, तो वो त्याग पत्र भी दिया जाएगा किसे, राष्ट्रपति को। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, देखिएगा, सामूहिक उत्तरदायी। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है, तो वो होती है साहब लोकसभा के प्रति। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि कोई भी मंत्रिपरिषद का मंत्री है वो व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगा, तो वो भी आपका जवाब होगा राष्ट्रपति। यानी राष्ट्रपति बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा यहां पर मंत्रिपरिषद से संबंधित नियुक्ति, शपथ, त्याग पत्र और व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायित्व किसके प्रति रहेंगे मंत्री, तो वो रहेंगे राष्ट्रपति के प्रति। अब देखिएगा इस सलाह से रिलेटेड एक और क्वेश्चन मैं यहां पर ही क्लियर कर देता हूं कि जो सलाह दी जाएगी अनुच्छेद 74 के द्वारा मंत्रिपरिषद जो सलाह देता है राष्ट्रपति को, वो बाध्यकारी हो गई, एक बार पुनर्विचार के लिए लौटाई जा सकती है। लेकिन ये जो सलाह दी है उसने क्या सलाह दी है, मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को क्या सलाह दी गई है, या जो सलाह है उसमें क्या क्या बातें शामिल थी, इस चीज की न्यायिक जांच नहीं हो सकती। न्यायिक जांच नहीं होगी, किसकी नहीं होगी, राष्ट्रपति को दी जाने वाली सलाह की किसी प्रकार की कोई न्यायिक जांच नहीं होगी। चलिएगा बात करेंगे अब मंत्रियों की नियुक्ति तो कर दी साहब, राष्ट्रपति ने नियुक्ति कर दी प्रधानमंत्री के कहने पर। अब ये जो नियुक्त होने वाले व्यक्ति हैं मंत्री के रूप में, ये सदस्य कैसे होंगे, कहां से आएंगे, तो देखिएगा ये आरएस या एलएस किसी के भी सदस्य हो सकते हैं। मंत्रिपरिषद के मंत्री आरएस या एलएस किसी के भी सदस्य हो सकते हैं। और अगर सदस्य नहीं भी हैं तो भी उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। नहीं होने की स्थिति में भी मंत्री बनाया जा सकता है। शर्त एक ही है कि 6 माह के भीतर उन्हें सदस्यता लेनी होती है, या तो राज्यसभा की या लोकसभा की, दोनों में से किसी एक की सदस्यता अनिवार्य रूप से लेनी पड़ेगी 6 महीने के भीतर। देखिएगा इसी क्रम में एक डिसीजन आया था सुप्रीम कोर्ट का 2001 में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था। एक व्यक्ति का नाम आता है तेज प्रकाश, उनके संदर्भ में यह डिसीजन दिया था कि 6 महीने के अंदर आपको सदस्यता लेनी है अगर मंत्री पद पर बने रहना है। पर मान लिया जाए कि 6 महीने के भीतर भी वो व्यक्ति सदस्यता लेने में असमर्थ हो, लोकसभा और राज्यसभा की उसने सदस्यता नहीं ले पाया, तो क्या, तो ऐसी स्थिति में उसे आगामी 6 महीने के लिए फिर से मंत्री नहीं बनाया जा सकता। यानी 6 महीने के भीतर आपको अनिवार्य रूप से सदस्यता लेनी है संसद के किसी भी सदन की। और मैक्सिमम टाइम जो मंत्री है वो सदस्यता किस सदन की लेते हैं, राज्यसभा की, क्योंकि ये इजी है लोकसभा की सदस्यता लेने के बनिस्पत। चलिएगा पिछले वीडियो में भी इस बात में हमने चर्चा करी थी। और क्या है 75 के अंदर, वेतन और भत्ते, यहां दोनों की बात हो रही है क्योंकि मंत्रिपरिषद का अभिन्न अंग है कौन, प्रधानमंत्री। तो वेतन और भत्तों के संदर्भ में यहां इतनी ही बात हमें जाननी है कि इनके वेतन और भत्ते कौन तय करता है, संसद द्वारा तय होते हैं। और मैं एक चीज और क्लियर कर दूं जो पहले भी मैंने बता चुका हूं, भारतीय व्यवस्थाओं के अंदर सांसद ही एक ऐसा पद है जो स्वयं का वेतन स्वयं तय करता है। ठीक है साहब, तो संसद द्वारा इनके वेतन और भत्ते तय किए जाते हैं। फिर देखेंगे हम इनकी संख्या कितनी होनी चाहिए, यानी कि एक सरकार जो अस्तित्व में आई है उसमें मंत्रियों की संख्या मैक्सिमम कितनी हो सकती है, तो इसके संदर्भ में पहले कोई उचित व्यवस्था दिखाई नहीं पड़ती थी। लेकिन एक संशोधन 91वां संविधान संशोधन जो कि 2003 में हुआ है, इस संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 75 के अंदर एक AB उपबंधों को जोड़ा गया और जिसके तहत क्या तय किया गया कि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% जो संख्या निकलेगी वही रहेगी अधिकतम मंत्री संख्या।
अधिकतम संख्या मंत्रियों की कितनी हो सकती है? लोकसभा सदस्यों की 15% संख्या। वर्तमान में मोदी जी के प्रधानमंत्री कार्यकाल के अंदर इन मंत्रियों की संख्या 40 प्लस है, यानी 40 से अधिक मंत्री अभी वर्तमान में मंत्री परिषद में शामिल है। चलिएगा, पहले ही क्लियर कर चुके हैं हम, योग्यता क्या होगी, या तो वो लोकसभा का सदस्य हो या वो राज्यसभा का सदस्य हो। यहां दोबारा नहीं देखेंगे कि भारत का नागरिक हो, ये हो वो हो, क्योंकि वो तो ऑलरेडी था, तभी तो वो संसद सदस्य बना है। अब तो बात सिर्फ मंत्री बनने की है। चलिएगा, अब त्याग पत्र मंत्री किसे सौंपते हैं? राष्ट्रपति को। व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति जिम्मेदार है? राष्ट्रपति के। अब चलिएगा, अब बात करेंगे मंत्री परिषद। जो शब्द निकल करके आता है, इसका उल्लेख मूल संविधान में था या नहीं था? बिल्कुल था साहब। मंत्री परिषद जो शब्द है, ये मूल संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में, अभी दोनों अनुच्छेदों की मैं बात कर चुका हूं, तो यहां दोनों अनुच्छेदों में, मूल संविधान के अंदर इन दोनों अनुच्छेदों में इसकी व्यवस्था थी। चलिएगा, अब बात करेंगे मंत्री परिषद में कौन कौन से मंत्री होते हैं, और उसी के साथ में क्लियर करूंगा मैं मंत्रिमंडल को। तो मंत्री परिषद के प्रमुख मंत्री कौन कौन होते हैं? देखिएगा, पहले वे मंत्री जिन्हें कहा जाता है कैबिनेट मंत्री। 3 प्रकार के मंत्री होते हैं साहब मंत्री परिषद के अंदर। कितने प्रकार के मंत्री? 3 प्रकार के। पहला प्रकार जिसको कहते हैं हम कैबिनेट मंत्री, जिनकी संख्या तकरीबन 15 से लगाकर 20 के मध्य होती है, और इनके पास क्या होते हैं साहब? महत्वपूर्ण मंत्रालय, या कह दीजिए आप कि एक तरह से जो भी महत्वपूर्ण कार्य होते हैं सरकार के, वो इसी कैबिनेट के द्वारा ही पूरे किए जाते हैं। अन्य मंत्री 2 रहेंगे, उनको भी समझाऊंगा मैं। तो महत्वपूर्ण मंत्रालय कैबिनेट मंत्रियों के पास होते हैं। यथा कौन कौन से? तो उसमें देख लीजिए आप, रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, यानी कि महत्वपूर्ण जितने भी मंत्रालय होंगे उनके मंत्री कैबिनेट के सदस्य होंगे। तो कैबिनेट, इसी को कहते हैं हम कैबिनेट, और ये कैबिनेट जो है वो कैबिनेट मंत्री प्लस पीएम, और पीएम इसका कैबिनेट का अभिन्न अंग है और अध्यक्ष भी माना गया। हालांकि ओवरऑल मंत्री परिषद का अध्यक्ष है, लेकिन कैबिनेट की जितनी भी बैठकें होती हैं उनका अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है, और उसमें भाग कैबिनेट मंत्री लेते हैं। और जरूरत पड़ने पर कभी कभी स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्रियों को भी कैबिनेट बैठकों में शामिल किया जाता है। देखिएगा, एक एग्जांपल से क्लियर करूंगा। यहां पर जो ये कैबिनेट मंत्री होते हैं, जैसे एक मंत्री की बात कर ले वर्तमान में, तो वित्त मंत्री वर्तमान में कौन है साहब? निर्मला सीतारमैया। निर्मला सीतारमैया जो वर्तमान में वित्त मंत्री हैं। दूसरे प्रकार के मंत्रियों की बात करें, जिनमें हम कहते हैं राज्य मंत्री, जिन्हें क्या कहा जाता है साहब? राज्य मंत्री। अब राज्य मंत्रियों में 2 कैटेगरी होती है। पहले वे मंत्री जिनके पास कोई स्वतंत्र प्रभार या किसी प्रकार के वो स्वतंत्र मंत्री नहीं होते हैं, बल्कि वो होते हैं कैबिनेट मंत्रियों के सहयोगिया, सहायता के लिए सहयोगी, यानी इनके पास स्वतंत्र कोई मंत्रालय नहीं होता है। ये प्रमुख कैबिनेट मंत्रियों के सहयोगी के रूप में कार्य करते हैं। यहां पर नाम देखा था निर्मला सीतारमैया, तो यहां पर इनके एक सहयोगी हैं जो कैबिनेट मंत्री के सहायक के रूप में, जिनका नाम है साहब अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर कौन है? तो वो कैबिनेट मंत्री जो है निर्मला सीतारमैया, उनके सहायक हैं। ठीक है साहब। राज्य मंत्री में दूसरा मंत्री जो महत्वपूर्ण मंत्री माने जाते हैं, जिनको कहते हैं अपन स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री। इनके पास क्या होता है साहब? तो मुख्य मंत्रालय जितने भी हैं वो सब किसके पास आ गए? कैबिनेट के पास में। तो बचे हुए जो साधारण मंत्रालय हैं, साधारण मंत्रालय वो किसके पास चले जाएंगे? स्वतंत्र प्रभार के मंत्रियों के पास में। और इनका जो संगठन है वो किसके समान है? एज कैबिनेट मंत्रियों के समान। कैबिनेट मंत्री के समान ही होते हैं, लेकिन इसके पास साधारण मंत्रालय होते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज यही क्लियर कर देते हैं कि कैबिनेट की जो बैठक होती है, कैबिनेट, पहली चीज तो ये बैठक प्रकाश में नहीं आती, ये गुप्त रूप से होती है। विधि निर्माण से रिलेटेड महत्वपूर्ण जितने भी डिसीजन होंगे कैबिनेट मंत्रालय लेता है या कैबिनेट लेता है, उसे ही मंत्रालय कहते हैं। मंत्री परिषद देन मंत्रालय, या जिसको कहेंगे अपन मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल कह दीजिए, कैबिनेट कह दीजिए। गुप्त रूप से होगा, प्रधानमंत्री इसका अध्यक्षता करेगा।
और कैबिनेट का बिल्कुल अभिन्न अंग है कौन? प्रधानमंत्री। और इन बैठकों में जरूरत पड़ने पर कभी कभार बुलाए जाने पर ये सेकंड प्रकार के जो मंत्री हैं राज्य मंत्री की श्रेणी में स्वतंत्र प्रभार वाले, वो भी शामिल हो सकते हैं बुलाए जाने पर। चलिएगा तीसरे प्रकार के मंत्रियों की बात करें जिन्हें हम कहेंगे उप मंत्री। और उप मंत्री क्या होते हैं? उप मंत्रियों के पास में प्रशासनिक कार्य होते हैं साहब, प्रशासनिक, जिसको अपन कहते हैं विभागों से संबंधित प्रशासनिक कार्यों के लिए जो मंत्री बनाए जाते हैं उनको कहा जाता है उप मंत्री। तो मंत्री परिषद में मंत्रियों के प्रकार 3, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। राज्य मंत्री को 2 कैटेगरी में बांट लेते हैं हम। पहले वे जो सहायक के रूप में कार्य करते हैं कैबिनेट मंत्रियों के साथ, और दूसरे वे मंत्री जिनके पास स्वतंत्र प्रभार होते हैं, यानी कि साधारण मंत्रालय जिनके पास में है और समय समय पर बुलाए जाने पर वे कैबिनेट की बैठकों में भाग भी लेते हैं। अब यहां पर एक शब्द आया है कैबिनेट या मंत्रिमंडल। तो कई बार ये चीज पूछ ली जाती है साहब मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद के संदर्भ में कि साहब दोनों में से बड़ा क्या है? तो निश्चित तौर पर देखिएगा ना आप, ये केंद्र में है प्रधानमंत्री, इसके चारों ओर महत्वपूर्ण मंत्रालय वाले मंत्री हो गए, यानी ये हो गई साहब आपकी कैबिनेट। लेकिन ये विस्तृत दायरा जो है वो है साहब आपकी मंत्री परिषद, यानी कि सारे मंत्रियों को मिला दो तो मंत्री परिषद। प्रधानमंत्री के साथ जुड़े हुए महत्वपूर्ण मंत्री तो कैबिनेट या मंत्रिमंडल। तो मंत्री परिषद बड़ा है और उसी में से निकलता है आपका मंत्रिमंडल या कैबिनेट। अब ये जो शब्द आया है मंत्री परिषद, बता दिया 74-75वें अनुच्छेद संविधान के अंदर, मूल संविधान में व्यवस्था थी। अब होगी बात कैबिनेट की या मंत्रिमंडल की। तो मंत्रिमंडल ये जो शब्द है ये मूल संविधान में नहीं था, कहीं इसका कोई उल्लेख नहीं था, इसे जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 44वां संविधान संशोधन 1978। बात वहीं आ रही है मोरारजी देसाई के समय में। और कौन से अनुच्छेद में? तो 352। और 352 का संबंध अपन जानते हैं कि ये तो आपात उपबंध है। तो इसके अंदर 352(3) के अंदर इस शब्द को जोड़ा गया था, मंत्रिमंडल या कैबिनेट कह दीजिए। और किस समय जोड़ा गया? जब वहां ये शब्द जोड़ते हैं सशस्त्र विद्रोह, यानी देश में सशस्त्र विद्रोह की स्थिति बने तो आपात अनुबंध 352 लगाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए कैबिनेट की लिखित संस्तुति चाहिए। लिखित संस्तुति मिलने पर ही आपात की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है। तो यहीं पर यह शब्द पहली बार संविधान के अंदर जोड़ा गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 मोरारजी देसाई 352(3) के अंदर सशस्त्र विद्रोह के साथ जोड़ा कि कैबिनेट की लिखित संस्तुति पर ही आपात की घोषणा राष्ट्रपति महोदय द्वारा की जा सकती है। चलिएगा अब बात करते हैं कुछ ऐसे बेसिक क्वेश्चन की जहां से कई बार प्रश्न निकल करके आता है। एक होता है साहब कि अगर एक मंत्री है मंत्री परिषद का, उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव अगर लाया जाए और पारित हो जाए तब क्या स्थिति बनेगी? एक मंत्री पर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने के बाद पूरे के पूरे मंत्री परिषद, नॉट मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना पड़ेगा। त्याग पत्र देना पड़ेगा, पूरी मंत्री परिषद बर्खास्त। और अगर प्रधानमंत्री है जो धुरी है इस मंत्री परिषद की, अगर वो अपना त्याग पत्र दे दे या उसकी मृत्यु हो जाए तो मंत्री परिषद स्वतः ही बर्खास्त हो जाएगी। ठीक है साहब, तो ये कुछ चीजें मंत्री परिषद से संबंधित। अब जो प्रश्न व्यवहारिक प्रश्न नहीं है लेकिन कई बार एग्जाम में घुमा करके इस तरह से पूछ लिया जाए, एक शब्द निकल करके आता है जिसको बोलते हैं हम किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट यानी कि किचन मंत्रिमंडल, ये व्यवस्था यूएसए में है साहब। इसमें क्या होता है कि जो प्रधानमंत्री है या जो कार्यपालिका प्रमुख है वो कैबिनेट के प्रमुख मंत्रियों को, प्रमुख मंत्री जो हैं वो प्लस अपने निकट रिश्तेदार या मित्रों के साथ मिलकर, मित्रों के साथ
किचन के अंदर, यानी कि कह दीजिए पार्टी करते हुए, बैठ करके चाय नाश्ता करते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं संसद के बाहर, यानी कि कहीं ऐसी जगह पर जहां पर बैठ करके वो ऐसे कह सकते हैं अपन की टी पार्टी की तरह चल रही है और वहां रिश्तेदार निकट संबंधी बैठे हुए, कैबिनेट के प्रमुख व्यक्ति वहां बैठे हुए और डिसीजन संसद के बाहर ले लिए जाते हैं और उसी को फिर जाकर फॉलो किया जाता है आगे। तो ऐसी कैबिनेट को कहा जाता है किचन कैबिनेट। और इसी की तरह एक और कैबिनेट छाया कैबिनेट या शेडो कैबिनेट, और ये व्यवस्था जो है वो ब्रिटेन से है। इसमें क्या होता है साहब, यहाँ पे तो हमने बात कर ली सरकार की, लेकिन ऐसी व्यवस्था कहाँ है, ये ब्रिटेन के अंदर विपक्ष द्वारा बनाई जाती है, यानी विपक्ष स्वयं अपना एक कैबिनेट बनाती है। प्रमुख जितने भी मंत्री हैं, जो जीती हुई पार्टी के जो वास्तव में मंत्री हैं, उन्हीं की तरह अपनी पार्टी के लोगों को चुन करके अलग अलग प्रभार मंत्रियों का दिया जाता है। वास्तविकता में नहीं है, लेकिन उनका कार्य क्या है कि साहब रेल मंत्री जो मुख्य रूप से है कार्यपालिका में, उसके समान हमारी पार्टी का ये रेल मंत्री, इसका काम क्या रहेगा, उस रेल मंत्री को फॉलो करना, कहीं से भी हो उसकी गलतियां उजागर करो, लेकर के आओ और उसको फिर हम जनता के सामने रखेंगे, संसद में रखेंगे। इस प्रकार की एक पूरी की पूरी छाया शेडो कैबिनेट बनाई जाती है। कहां पर, ब्रिटेन के अंदर। चलिएगा, तो ये दो चीजें और महत्वपूर्ण थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर ली। अब बात करूंगा मैं मंत्री परिषद की धुरी वास्तविक कार्यपालिका, या कह दीजिए कि पूरी शासन व्यवस्था जो है, अगर उसका व्यक्तित्व प्रभावी है तो पूरी शासन व्यवस्था वही चलाता है और वो व्यक्ति कहलाता है साहब प्रधानमंत्री। और इसकी समय समय पर हमने देखा है अलग अलग प्रधानमंत्रियों के शासनकाल में, अगर उस प्रधानमंत्री पद पर आए हुए व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रभावी है तो वो पूरे देश में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति की श्रेणी में आ जाता है। चलिएगा, अनुच्छेद वही रहेंगे। अनुच्छेद 74 क्या कहता है, मंत्री परिषद, जिसमें क्या होगा, मुखिया होगा, उसको कहेंगे हम पीएम, और ये सलाह देगा। मैंने बता दिया, बार बार रिपीट नहीं करेंगे अपन। 44वां और 42वां संशोधन बाध्यकारी है, एक बार पुनर्विचार बात हो चुकी है। 75 के अंदर है साहब नियुक्ति, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था, वहां हमने मंत्री परिषद की नियुक्ति देखी थी। यहाँ नियुक्ति किसकी है, वही प्रधानमंत्री। नियुक्ति कौन करेगा, नियुक्ति करेगा साहब आपका राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा। शपथ कौन दिलवाएगा, शपथ भी आपको राष्ट्रपति दिलवाएगा। अगर प्रधानमंत्री त्याग पत्र देता है तो किसे देगा, वो भी राष्ट्रपति को देगा। व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, तो राष्ट्रपति व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है। राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा प्रधानमंत्री। और देखिए, मैंने बता दिया अनुच्छेद 74 ही वास्तविक कार्यपालिका लाता है प्रधानमंत्री के हाथ में। चलिएगा, अब प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी, लेकिन किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री के लिए नियुक्त करेगा राष्ट्रपति, तो यहां पर देखेंगे ऐसा दल जिसने लोकसभा चुनाव में बहुमत प्राप्त किया है, और बहुमत का तात्पर्य है 50% प्लस 1। अगर ये चीज प्राप्त हो गई किसी दल को, तो उस दल के नेता को ही राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा। और देखिएगा, स्वविवेक की राष्ट्रपति की शक्तियों में हमने देखा था कि अगर बहुमत नहीं मिला है तो क्या होगा साहब, राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को आमंत्रित करेगा प्रधानमंत्री बनने के लिए जो व्यक्ति बहुमत साबित कर सकता है। ठीक है साहब, तो देखिए साहब, बहुमत दल का नेता होगा, उसको आमंत्रित करेगा प्रधानमंत्री पद के लिए। चलिएगा, अब बात करेंगे कि ये व्यक्ति आता कहां से है प्रधानमंत्री। तो जिस प्रकार मंत्री एलएस या आरएस लोकसभा या राज्यसभा कहीं से भी निकल करके आ सकता है, वैसे ही प्रधानमंत्री बनने वाला व्यक्ति लोकसभा या राज्यसभा सदस्य हो सकता है। वैसे मैक्सिमम टाइम लोकसभा सदस्य को ही प्रायोरिटी मिलती है, क्योंकि वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनकर आने वाले लोगों का सदन होता है। लेकिन कई बार अपवाद भी हुआ है, और अपवाद में यहां देखिएगा आप, एक नाम आता है इंदिरा गांधी, उसके बाद में एक नाम आता है डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है साहब, मनमोहन सिंह। एक नाम आता है साहब HD देवेगौड़ा,
एच.डी. देवेगौड़ा, ये कुछ ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जो लोकसभा के सदस्य न होकर राज्यसभा के सदस्य थे। ठीक है साहब, क्या ऐसे व्यक्ति को भी प्रधानमंत्री, मंत्री तो बना दिया साहब हमने, जो लोकसभा राज्यसभा का सदस्य नहीं था, 6 महीने के अंदर आपको दोनों में से किसी एक सदन की सदस्यता लेनी थी, क्या ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री भी बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य नहीं है तब भी उसे प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया जा सकता है। शर्त वही है, 6 माह का समय है साहब, लोकसभा या राज्यसभा में से किसी भी एक सदन की आपको अनिवार्य रूप से सदस्यता लेनी है। अब देखेंगे लोकसभा या राज्यसभा कहीं से भी निकल करके आ सकता है, तो यहां योग्यता में हम देखेंगे, क्योंकि योग्यता उसकी होनी चाहिए मूल रूप से लोकसभा सदस्य की। लेकिन अगर योग्यता में देखें कि आयु, क्योंकि आयु का तो क्राइटेरिया अलग अलग हो गया ना साहब लोकसभा और राज्यसभा का, तो न्यूनतम आयु देखेंगे हम, और दोनों में से न्यूनतम आयु किसमें होती है? लोकसभा में 25, यहां पर 30, तो न्यूनतम 25 वर्ष उसकी आयु होनी चाहिए। अधिकतम कितनी हो सकती है? कोई सीमा नहीं। तो देखेंगे हम अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं। कोई व्यक्ति अधिकतम कितनी बार प्रधानमंत्री बन सकता है? साहब ये तो देखो ना, ये तो कह सकते हैं अपन की प्रसिद्धि की बात हो गई। अगर वो दल और वो व्यक्ति पॉपुलर है लोगों में और उस व्यक्ति को बार बार जनता का समर्थन मिल रहा है, बहुमत के रूप में वोट मिल रहे हैं उसकी पार्टी को, तो वो व्यक्ति निश्चित तौर पर चाहे जितनी बार भी प्रधानमंत्री बन सकता है। तो अधिकतम सीमा न तो आयु की है और न ही अधिकतम कितनी बार बन सकता है, कितनी बार, इन दोनों चीजों के लिए कोई सीमा संविधान में वर्णित नहीं है। जनता जिताती जाए, आप प्रधानमंत्री बनते जाइए। सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू, 1946 के अंदर जब अंतरिम सरकार का गठन हुआ तब उन्हें पहला प्रधानमंत्री घोषित किया गया। उसके बाद में जब चुनाव हुए 52 के अंदर, तब वे निर्वाचित होकर प्रधानमंत्री बने और उनका कार्यकाल 1964 तक का रहा, जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो गई। यानी पद पर रह करके मरने वाले पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, सबसे लंबा कार्यकाल पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद में सबसे पहले अगर किसी प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आया है लोकसभा में, तो वो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू। जेबी कृपलानी, आचार्य जेबी कृपलानी द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, लेकिन लोकसभा में वो पारित नहीं हो पाया, वो अलग फैक्ट है। लेकिन प्रश्न ये है कि पहला किसके द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और किस प्रधानमंत्री के विरुद्ध? चलिएगा आगे बात करेंगे अगले ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पे जहां से प्रश्न निकल करके आते हैं। देखिएगा साहब, अब बात करूंगा मैं, आयु की बात हो गई, अधिकतम की कोई सीमा नहीं और न्यूनतम जो है वो आयु आपकी हो गई 25 वर्ष लोकसभा सदस्य के नाते। शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलवाता है। अब मेन चीज आती है साहब, कार्यकाल कितना होता है प्रधानमंत्री का? तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल औसतन सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। साथ में लिख सकते हैं अपन राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार। सर ये इच्छा अनुसार शब्द तो संवैधानिक नहीं लग रहा है, इसको अपन कह सकते हैं प्रसाद पर्यंत, प्रसाद प्रयत्न। ठीक है साहब, प्रसाद प्रयत्न रहता है राष्ट्रपति के, प्रसाद प्रयत्न यानी राष्ट्रपति की इच्छा। इच्छा कब राष्ट्रपति की बदलेगी? जब उस पार्टी को जिसका प्रधानमंत्री है वो अपना बहुमत खो दे। बहुमत खो दे, और बहुमत कब खोती है पार्टी? जब गठबंधन की सरकार हो, स्पष्ट बहुमत है तो बहुमत खोने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो बहुमत खो दे, लेकिन स्पष्ट बहुमत है और पार्टी खुद चाहे कि वो व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं रहे, तो उस स्वयं दल के कहने पर किसको कहेंगे? राष्ट्रपति को, कि साहब ये प्रधानमंत्री नहीं रहेगा हमारी तरफ से, तो उसे भी पद से हटाया जा सकता है समय पूर्व, यानी 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने से पहले। त्याग पत्र किसे देगा? मैंने बता ही दिया आपको, राष्ट्रपति को। इसका वेतन जो रहेगा वो किसके समान रहेगा? वेतन सांसदों के समान। तो क्या साहब प्रधानमंत्री और सांसद के वेतन में कोई फर्क नहीं होता? बिल्कुल होता है, बहुत बड़ा फर्क होता है। लेकिन मूल जो वेतन है वो तो सांसदों के समान है, प्लस इसे जो अतिरिक्त क्या मिलता है? भत्ते मिलते हैं। और इसके अलावा जो सांसद को जो मिलने वाला वेतन है वो तो हो गया मूल वेतन, इसके अलावा अतिरिक्त भत्ते व अतिरिक्त जो लब्धियां हैं, परिलब्धियां, वो मिलाकर इसका वेतन काफी अधिक हो जाता है। चलिएगा अब बात करूंगा मैं प्रधानमंत्री की शक्तियां। तो प्रधानमंत्री की शक्तियां कहीं नहीं है साहब। चलिए मिटाऊं इसे। प्रधानमंत्री की शक्तियां, प्रधानमंत्री की शक्तियां
तो देखिए, प्रधानमंत्री की शक्तियों की अगर हम बात करें तो संविधान में कहीं पर भी प्रधानमंत्री की शक्तियों का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। शक्तियों का उल्लेख संविधान में कहीं पर भी नहीं है, बल्कि ये क्या करता है, वही अनुच्छेद 74 जिसमें राष्ट्रपति को सलाह देनी है, यानी कि राष्ट्रपति की शक्तियों का ही प्रयोग करता है। राष्ट्रपति की शक्तियां, यानी प्रधानमंत्री किसकी शक्तियों का प्रयोग करता है, राष्ट्रपति की शक्तियां, जिसमें होता है अनुच्छेद 74। एक अनुच्छेद और यहां पर रहता है, और उस अनुच्छेद को हम किस संख्या से दर्शाते हैं, अनुच्छेद 78। लेकिन 78 में शक्तियां नहीं है साहब, वो कर्तव्य हैं। किसके? वो प्रधानमंत्री के कर्तव्य हैं। किसके प्रति? राष्ट्रपति के प्रति प्रधानमंत्री के कर्तव्य, यानी कि राष्ट्रपति अपनी मंत्रिपरिषद में जो विधान विषयक प्रावधान है, विधान विषयक प्रावधान, यानी जो नए कानून बनने जा रहे हैं या जो भी कार्यविधि चल रही है मंत्रिपरिषद में, उसकी क्या करेगा, जानकारी देगा। उसे जानकारी देगा। किसे देगा साहब? राष्ट्रपति को। ये उसका कर्तव्य निर्धारित किया गया है अनुच्छेद 78। अनुच्छेद 78 इज नॉट पावर, ये तो ड्यूटी है साहब। प्रधानमंत्री की ड्यूटी है कि वो अपनी मंत्रिपरिषद में चल रहे सारे कार्यों की जानकारी राष्ट्रपति को दे, उसे अवगत करवाए, और राष्ट्रपति मांगे तो सूचना भी उपलब्ध करवाए। सभी जो विकास कार्य चलते हैं, विकासात्मक कार्य, क्योंकि मैंने बता ही दिया मंत्रिपरिषद का ही कार्य रहता है। विकासात्मक कार्य जो रहेंगे, उन विकासात्मक कार्यों की जानकारी कौन देगा साहब? प्रधानमंत्री देगा। किसे देगा? तो राष्ट्रपति को देगा। मांगे जाने पर भी देनी है और सूचना के रूप में भी देनी है। चलिएगा, यहां मैंने आपको बताया कि 78 क्या है। अब मंत्रिपरिषद की बात निकली है तो मंत्रिपरिषद में देख लीजिए, मंत्रिपरिषद महत्वपूर्ण बहुत सारे कार्य करता है। प्रधानमंत्री तो इंक्लूड है ही है, लेकिन इंडिविजुअली मंत्रिपरिषद की बात करें तो देखिए, मंत्रिपरिषद विधेयक यानी कि कानून निर्माण करता है। ये मंत्रिपरिषद है साहब। मंत्रिपरिषद क्या कार्य करती है? तो विधेयक का निर्माण करती है, फिर राष्ट्रपति को सलाह देती है। बिल्कुल बार बार आ रहा है 74 के अंदर, 74 में सलाह देती है, सहायता करती है, विधि निर्माण करती है। उसके अलावा मंत्रिपरिषद ही बजट प्रस्तुत करती है। कोई भी मंत्री हो ना, मूल रूप से तो मंत्रिपरिषद का हिस्सा है। फिर विकासात्मक कार्य भी किसके द्वारा होते हैं? मंत्रिपरिषद के द्वारा। और इस मंत्रिपरिषद के कार्यों का नेतृत्व कौन करता है? तो प्रधानमंत्री। विकासात्मक कार्यों का नेतृत्व प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है और उसकी जानकारी उसे राष्ट्रपति को देनी है। तो यहीं पर प्रधानमंत्री के और कार्य में देख लेते हैं कि मंत्रिपरिषद जो है हमारी, इसका अध्यक्ष कौन है? मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। सभी विकास कार्यों का नेतृत्व कौन करता है? प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद की बैठक कौन बुलाता है? बैठक बुलाना कैबिनेट की हो या मंत्रिपरिषद की, तो कौन बुलाएगा? तो प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री द्वारा अध्यक्षता की जाती है, बैठकें बुलाई जाती हैं, और साथ ही साथ नियुक्तियां, बिल्कुल साहब, राष्ट्रपति को नियुक्ति की सलाह देता है कि साहब ये विभाग इस मंत्री को दे दो। यानी कि मंत्रिपरिषद, मैंने बता दिया था पहले आपको, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, राष्ट्रपति को नियुक्ति की सलाह देगा साहब कि इसको ये प्रभार दे दो। उसके अलावा भारत का जो महान्यायवादी है, उसकी नियुक्ति की सलाह भी राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री द्वारा दी जाती है। उसके बाद में मैं आपको एक और चीज बता दूं कि किसी भी मंत्री को कोई विभाग दे दिया, नियुक्ति राष्ट्रपति ने कर दी, विभाग दिया, इस विभाग को बदलना प्रधानमंत्री, इस व्यक्ति को बदलना नहीं है, हटाना है इसको मंत्री पद से, तो प्रधानमंत्री। यानी कि किसी नए मंत्री को प्रभार देना तो भी प्रधानमंत्री, और उस व्यक्ति को हटाना ही है बिल्कुल, तो वो भी प्रधानमंत्री। चलिएगा, अवगत करवाएगा विकासात्मक कार्यों से राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री, नियुक्ति की सलाह देगा तो भी प्रधानमंत्री। अब देखिएगा संसद के संदर्भ में प्रधानमंत्री की क्या क्या शक्तियां या कार्य रहते हैं संसद के संदर्भ में। तो पहली चीज तो यह कि वो सरकार का मुखिया है, और सरकार यानी कि लोकसभा जो है, लोकसभा जिसको हम कहते हैं लोकप्रिय सदन, संसद का लोकप्रिय सदन लोकसभा, इस लोकसभा का विघटन करना है साहब समय से पूर्व, और विघटन करता कौन है? राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 85 देखिएगा, तो राष्ट्रपति को लोकसभा विघटन की सलाह, राष्ट्रपति को सलाह कौन देगा? प्रधानमंत्री देगा साहब। तो ये उसकी संसद से रिलेटेड एक शक्ति हो गई, एक कार्य हो गया। और देखिए, संसद में ही
संसद में ही एक चीज होती है सरकार और दूसरी होती है विपक्ष। तो सरकार का मुखिया कौन है, तो वो भी हो गया साहब आपका प्रधानमंत्री। इसके बाद बता दिया कि विपक्ष जो बैठी है सदन के अंदर वो सवाल जवाब करेगी, बिल्कुल करेगी विकासात्मक कार्यों को लेकर के। तो विपक्ष के सवालों का जवाब कौन देगा, सरकार का मुखिया होने के नाते सवालों का जवाब तो वो भी देगा साहब आपका प्रधानमंत्री। तो संसद के संदर्भ में लोकसभा, क्योंकि लोकसभा के अंदर अगर बहुमत प्राप्त है तभी सरकार अस्तित्व में है और तभी मंत्रिपरिषद अस्तित्व में है, सामूहिक रूप से उत्तरदायी लोकसभा के प्रति है, व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति। तो यहां देखेंगे हम राष्ट्रपति और संसद के प्रति प्रधानमंत्री के कार्य हमने देखे। अब हम देखेंगे कुछ अन्य कार्य भी होते हैं क्या प्रधानमंत्री के। बिल्कुल, कुछ ऐसे आयोग हैं, कुछ ऐसे परिषद है जिनकी अध्यक्षता राष्ट्रपति करता है। एक है साहब आपका नीति आयोग, जिसका प्रारंभिक नाम जो था वो था आपका योजना आयोग, लेकिन मूल संविधान में नहीं था साहब। संविधानेतर प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद ने मिल करके इस आयोग का गठन किया था, योजना आयोग, लेकिन वर्तमान में इसको नीति आयोग कहते हैं। इसका अध्यक्ष कौन होता है, देश का प्रधानमंत्री। ये प्रधानमंत्री को पढ़ रहे हैं तो प्रधानमंत्री ही है। उसके अलावा एक परिषद बनती है जिसको हम कहते हैं अंतरराज्यीय परिषद, अंतरराज्यीय परिषद, जिसके अंदर इसका गठन कौन करता है साहब, राष्ट्रपति गठन करेगा। मैंने पढ़ाया आपको, राष्ट्रपति गठन करेगा। लेकिन इसके अंदर शामिल कौन है, सभी राज्यों के सीएम, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री। लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, फिर प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री अध्यक्षता करता है, गठन कौन करता है, गठन राष्ट्रपति करता है अंतरराज्यीय परिषद की। एक और परिषद आती है राष्ट्रीय एकता परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद। और इस राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता भी किसके द्वारा की जाती है, प्रधानमंत्री के द्वारा। तो कुछ ऐसी परिषदें हैं, कुछ ऐसे आयोग हैं जिनका गठन चाहे कोई भी करे लेकिन अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। अब देखिए जवाहरलाल नेहरू, प्रधानमंत्री देख रहे हैं तो ये जरूरी होगा, नेहरू 3 चीजों के लिए फेमस। सबसे पहली चीज तो पहले प्रधानमंत्री, सबसे लंबा कार्यकाल, यानी कि कार्यकाल देख लीजिए 1946 यानी 46-47, उसके बाद 1952, चुनावों के बाद में 1964, मृत्यु तक, यानी कि बहुत लंबा कार्यकाल रहा किसका, पंडित जवाहरलाल नेहरू का। पहले प्रधानमंत्री, लंबा कार्यकाल, उसके बाद में यहीं पर देखेंगे हम मृत्यु यानी पद पर रहते हुए मरने वाले प्रथम प्रधानमंत्री। और इन्हीं के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव आता है। अविश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा आया वो भी देख लो, जेबी कृपलानी, आचार्य जेबी कृपलानी द्वारा। हालांकि लोकसभा में यह प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। तो पहले गैर कांग्रेसी सरकार किसके प्रधानमंत्री काल में बनी, तो मोरारजी देसाई 1977। चलिएगा, तो यहां मैंने कोशिश की है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से रिलेटेड सारे तथ्य आपके सामने लाने की। और बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे जिसके अंदर हम पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड और भी टॉपिक्स हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, उनसे रिलेटेड फैक्ट निकालने का जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं मनोज पवार एक बार फिर आपसे आज्ञा चाहता हूं, मिलूंगा बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जय हिंद, धन्यवाद।